students, welcome to my channel that is समझो साइंस। इस चैनल में आपको वीडियोस मिलेंगे ऑन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th एज वेल एज केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। सो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th के सेशन के साथ। चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अ केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज मैं इसके जो पहले 2 पेजेस थे आपके वो कवर करवाने वाली हूँ इन डिटेल अलॉन्ग विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपको और कोई भी चीज़ रेफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो मैं आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊँगी, साइड बाय साइड जो मुझे लिखवाना होगा, लिख के समझाना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेटर ऑन आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑल्सो, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स ऑल्सो on the YouTube community. So please don't forget to subscribe to my channel. And yes, अगर आपका इंस्टा अकाउंट है तो इंस्टा पे भी समझो साइंस 1 समझो_science1 को फॉलो कीजिए and please show your support to my channel. So without any further ado, let's start. चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी का पढ़ेंगे बिकॉज आपको पता है जब आप अगले साल बोर्ड्स भी दोगे तो आपका जो पूरा पेपर है चिल्ड्रन वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से ही होगा, तो एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का हर एक लाइन पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, साइजेस एंड टेक्सचर्स। अब देखो सराउंडिंग्स मतलब क्या होता है, हमारे आजू बाजू की चीज़ें। आप देख रहे होंगे आपके आजू बाजू, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक चेयर पे बैठी हूँ, मेरे पास मेरा जो सिस्टम है वो मेरे टेबल पर है, मेरे हाथ में पेन है, मेरे साइड में मेरा फ़ोन रखा है। सो दिस इज़ माई सराउंडिंग जिसके अंदर बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं, राइट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग शेप, साइजेस और टेक्सचर्स में प्रेजेंट है हमारे अराउंड। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच द साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। मैटर का डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकता है। तो हमारे आजू बाजू की ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो मटीरियल है हमारे अराउंड विच इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ नथिंग बट मैटर। लेकिन आपको मैटर का प्रॉपर डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैटर होता क्या है। तो मैटर को आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो कि मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका मास होता है एंड साथ ही साथ जिसका एक स्पेस होता है जो वो ऑक्यूपाई करता है। सो आप कह सकते हो कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड स्पेस का मतलब ही होता है 3 डायमेंशनल एंटिटी दैट इज़ वॉल्यूम। तो ये होता है आपका डेफिनेशन ऑफ मैटर। ये मैं आपको बताऊंगी आगे और डिटेल में। अब मैटर में क्या क्या आ सकता है, अगर आपको मैटर के एग्जाम्पल्स देने बोले तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड अस, यानी कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। तो हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैटर है। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टी है, या आप कब एक चीज़ को मैटर कह सकते हो, जब उसके पास अपना एक मास होगा एंड इट इज़ ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन स्पेस। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, स्पेस एंड मास। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट स्पेस। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेना होगा कि मैटर होता क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या है। सो मैटर इज एनीथिंग जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होंगे दैट हैज़, एंड वो 2 प्रॉपर्टीज कौन सी है कि इट शुड हैव स्पेस एंड इट शुड हैव मास, और इस स्पेस को ही हम कह सकते हैं वॉल्यूम। तो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन, और फिर इसमें आप अपने एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो जैसे कि फूड, वाटर, एयर, सॉइल एट्सेट्रा।
ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए अबाउट मैटर। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अर्ली टाइम्स में कि अर्ली टाइम्स में हमने मैटर को किस तरह से डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था। सो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब जो पुराने जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था, या मैटर को ही उन्होंने मैटर का ही उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको बोला जाता है 5 तत्व। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, देखो जैसे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ से मैटर का डेफिनेशन, यहाँ से आ सकता है आपका एक क्वेश्चन मैटर का डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन मे बी एमसीक्यू आपका आ सकता है कि मैटर में जो 5 तत्व है वो कौन कौन से हैं। सो अर्ली जो इंडियन फिलोसोफर्स थे एंड साथ में ही जो ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, उन्होंने ही मैटर को क्लासिफाई किया था इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज द 5 तत्व। एंड वो 5 तत्व कौन से हैं? दे आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आकाश, और वाटर यानी कि पानी। तो ये है आपके पास पंच तत्व या 5 तत्व, पंच तत्व जिसको आप बोल सकते हो। एंड ये आपका 100% एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में आपके पेपर में। अब ये था हमारा एंशियंट क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं करंट क्लासिफिकेशन कि आज के दिनों में क्या बातचीत हो रही है। सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। तो देखो आजकल के ज़माने की क्या बात है, अगर हम बात करते हैं 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन की, एक होगा हमारे पास ओल्ड क्लासिफिकेशन, एक होगा हमारे पास न्यू क्लासिफिकेशन। तो ओल्ड क्लासिफिकेशन में इंडियन एज वेल एज ग्रीक फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था एज पंच तत्व। एंड ये पंच तत्व में कौन कौन सी चीज़ें थी? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। ये थे आपके पंच तत्व, ये था हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन। अब न्यू क्लासिफिकेशन में हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है एंड उसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैटर की स्टडी भी की है। एंड ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नाम से ही क्लियर है। फिजिकल मतलब अपीयरेंस फॉर एग्जाम्पल, केमिकल मतलब उनके जो केमिकल फॉर्मुलेशंस है, केमिकल उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल वर्ड्स, उस बेसिस में उनका जो केमिकल नेचर है उस बेसिस पे। सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो है दे हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज based on their physical properties as well as chemical nature। तो इतना आपको समझ गया। अब modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on the physical property and chemical nature। In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties। chemical properties of matter will be taken up in subsequent chapters। तो इस chapter में जो कि है आपका matter in our surroundings, हम focus करने वाले हैं on physical properties of matter। So let's start with the physical properties of matter। Topic 1.1, that is physical nature of matter। Matter is made up of particles। अब इस अगले 2 पेजेस में, यानी कि इस पेज का जो बाकी हाफ है एंड इसके नेक्स्ट पेज में हमारे पास 5 डिफरेंट आप कह सकते हो एक्टिविटीज़ है। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 से लेकर 1.5 तक हमारे पास 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। और ये 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें मैटर की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। हमारे पास होता है वाटर यानी कि क्या होता है? वाटर यानी कि पानी, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, राइट, यानी कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अब ये जो वाटर है
इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में अपने आप को चेंज कर सकता है या इंटरचेंज कर सकता है या प्रेजेंट हो सकता है। तो हमारे पास जो वाटर है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये 3 डिफरेंट स्टेट्स कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर हमें वाटर को सॉलिड फॉर्म में रखना है तो हमें कैसे रखना पड़ेगा उसको? आइस के फॉर्म में। अगर हमें उसको लिक्विड फॉर्म में रखना है तो नॉर्मल वाटर जैसे हम पानी पीते हैं दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। एंड तीसरा है हमारे पास गैशियस फॉर्म में हम उसको कैसे रख सकते हैं? स्टीम के फॉर्म में। जैसे कि जब आप पानी को उबालते हो तो उसमें से स्टीम निकलता है, धुआं निकलता है, सो दैट इज़ द गैशियस फॉर्म। तो हमारे पास जो पानी होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, विच इज़ द सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैशियस फॉर्म। तो ये होता है एक वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होता है वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी कि इट इज़ पॉसिबल टू इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट वाटर, और वाटर को ऑब्वियसली क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज़ पॉसिबल टू प्रेजेंट वाटर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर हम फोकस करने वाले हैं। पहला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम देखने वाले हैं थ्रू एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में देखो आपको क्या बोल रहा है। आपको लेना है एक 100 ml का बीकर, फिर टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है? आपको एक बीकर लेना है। अब इस बार देखो आपके पास प्रॉपर डायग्राम्स भी है, सो इट्स ईजियर फॉर समवन टू एक्सप्लेन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखो टेक 100 ml बीकर। आपको क्या लेना है? आपको लेना है एक 100 ml का बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे आई वुड वांट कि आप अपनी खुद की NCERT भी सामने रखो, एंड जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, या जो जो अभी जैसे हम एक्टिविटीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम 5 एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोलूँगी। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट डाउन सो दैट जब आप बाद में रिविजन करोगे तो आपके लिए ही ईजी होगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक एक्टिविटी 1.1 में देखो, टेक 100 ml बीकर। हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने एक 100 ml का बीकर लिया है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ द वाटर। हमने यहाँ पर हाफ, आप देख सकते हो हाफ यहाँ पर हमने पानी से भर लिया है। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। इसमें हमने ऐड किया है सॉल्ट या शुगर। फॉर एग्जाम्पल मैंने भरा है सॉल्ट। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। आपको क्या देखना है कि क्या वाटर के लेवल में कोई चेंज है। वेयर डज इट डिसअपियर, यानी कि जो सॉल्ट हमने डाला था वो कहाँ डिसअपियर हो गया, एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मैटर होता है उसमें फर्दर 2 थियोरीज होती है कि क्या हमारा मैटर जो है वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में है या क्या ये पर्टिकुलेट फॉर्मेट में है। कंटिन्यूस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास अगर एक ट्री का ब्रिक है, ट्री का लॉग है, ठीक है, लॉग ऑफ अ ट्री, ठीक है, जो कि वुड से बना है, ब्रिक नहीं, लॉग ऑफ अ ट्री कंसिडर करो, तो दिस इज अ कंटिन्यूस होल पीस। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि मैटर जो है वो ऐसे ही कंटिन्यूस पीसेस में प्रेजेंट होता है या इट इज़ ऑफ पार्टिकुलेट प्रॉपर्टी या पर्टिकुलेट नेचर। पर्टिकुलेट नेचर का मतलब क्या होता है? इज मैटर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखो हमारा हेडिंग भी था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव करते हैं कि मैटर जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, मैटर हमारा पर्टिकुलेट नेचर शो करता है, यानी कि हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है। ठीक है, तो अब देखो, in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. तो ये बहुत ही easy experiment है। I would recommend कि आप ये अपने घर पे भी ट्राई करके देखो। सिंपली एक पानी, अब मैं आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ और मैं इस पर आपको क्या ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन क्यों मिलता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जस्ट साइड में आपके बुक में पेंसिल से थोड़ा सा लिख लो कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, हमने लिया है एक ग्लास, ठीक है,
color for adults. 20,000 free pages. No. I'm very sorry for this. Just give me 1 second. I'm very sorry for that. सो कंटिन्यू करते हैं. तो हमारा ये जो एक्टिविटी है वो हमें क्या बता रहा है, इसमें हमारे पास है बेसिकली एक पानी का, ओ गॉड, हाँ, तो देखो हमारे पास बेसिकली है एक पानी का टम्बलर या एक बीकर. इसमें हमने हाफ भर लिया है पानी. ठीक है, इसमें हमने ऐड किया है सॉल्ट या फिर शुगर, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने डाला है सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें डाला है. ठीक है, अब जब मैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ एंड मैं इसको प्रॉपरली एक ग्लास रॉड की मदद से मिक्स कर रही हूँ, तो आप देखोगे कि वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं हो रहा है. अगर पहले वाटर का लेवल इतना था तो अभी भी वाटर का लेवल इतना ही है. द लेवल ऑफ वाटर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमने जो सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व किया था वो कहाँ गया. सो द सॉल्ट या जो शुगर हमने डाला था दैट डिसअपियर्स. यहाँ पर सॉल्ट या शुगर क्या हो रहा है, इट कम्प्लीटली डिसअपियर्स. अब ये डिसअपियर हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ये जो सॉल्ट या शुगर हमने डाला है ये वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहा है. ये वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहा है. ठीक है, एंड वाटर जो है, वाटर क्या है, एक मैटर है. क्यों? बिकॉज वाटर का अपना मास होता है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो वाटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर. तो ये जो वाटर है जो कि एक मैटर है, ये बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से. और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में कुछ इंटर पार्टिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने पिंक से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वाटर के पार्टिकल्स बना दिए. ये तो मैंने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बनाए, लेकिन इन रियल लाइफ जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, या इन जनरल कोई भी मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. तो इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर जो हमारा शुगर था या सॉल्ट था जो हमने डाला था, वो इस तरह से, जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, इस तरह से वो जाके इन गैप्स को फिल कर रहा है, जिस वजह से जो शुगर या सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो रहा है, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, एंड जो वाटर लेवल है ये राइज नहीं हो रहा है. सो व्हेन वी डिसॉल्व, तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हो, अगर ये आपके पेपर में आता है तो यू कैन राइट इट इन अ वे कि व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. क्या बोला मैंने? व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, दे गेट इनटू द स्पेसेस, वो चले जाते हैं उन स्पेसेस में विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, जैसे यहाँ पर देखो पिंक पिंक क्या है, वाटर के पार्टिकल्स. वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें ये जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है ये जाके अटक जाते हैं. सो सॉल्ट एंड शुगर के जो पार्टिकल्स है ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड ये फर्दर जाते हैं एंड दे फिल इनटू द स्पेसेस और द गैप्स बिटवीन दी वाटर पार्टिकल. तो ये एक्टिविटी हमें दो चीज़ें बताता है. अगर आप कंक्लूजन की बात करो तो ये एक्टिविटी से हमें दो कंक्लूजन मिलता है. पहले तो कि मैटर जो है वो इन इटसेल्फ बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, एंड दूसरा ये चीज़ भी है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है. अब हमें ये देखना है कि ये कितने छोटे पार्टिकल्स हैं. तो आप मानोगे नहीं, इफ़ आई कंसिडर, अच्छा चलो मैं, इफ़ आई कंसिडर अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ एनी मटीरियल, जिससे हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे, एक छोटे से क्रिस्टल ऑफ एनी सब्सटेंस में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से या इवन इन सिंपल माइक्रोस्कोप्स भी हम इनको नहीं देख पाते. तो एक्टिविटी 1.2 हमें ये बताता है कि ये पार्टिकल्स कितने ज़्यादा छोटे हैं. सो देखो एक्टिविटी में कर क्या रहा है, उसके पहले देखो हमारा जो पहला पेज है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है मैटर का डेफिनेशन, 5 तत्व, अभी करंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिविजन है वो, साथ ही में एक्टिविटी 1.1 पे बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, मैंने देखा है आते हुए, ठीक है। अब नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड एक्टिविटी 1.1.2। इस एक्टिविटी से हमें ये आइडिया मिलेगा कि हमारे पास जो मैटर की जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं। अब इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है इस एक्टिविटी को समझने के लिए। देखो, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। आई डोंट नो ये आपने आपके 7th-8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या नहीं, आई एम होपिंग आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है या भूल चुके हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज आगे आने वाले कुछ एक्टिविटीज़ में, स्पेशली इस एक्टिविटी में, आपको इसमें इस कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। एंड इसी के साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँगी डाइल्यूशन का, ठीक है, जो कि इस एक्टिविटी के लिए पता होना मस्ट है। तो देखो, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स मी सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स मी सोल्यूशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ। पिछले वाले एक्टिविटी में हमने क्या लिया था, पिछले वाले एक्टिविटी में हमने ग्लास लिया था, उसके अंदर हमने डाला था पानी, हमने क्या डाला था, वाटर। वाटर क्या है, वाटर होता है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर होता है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस पानी जो इसमें प्रेजेंट था, इस पानी के अंदर हमने डाल दिए क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट या शुगर। ठीक है, ऐसे हमने डाल दिया। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा डाला शुगर या सॉल्ट, ये क्या है, ये है आपका सोल्यूट। समझ में आया? तो जो चीज़ आप डिसॉल्व करते हो दैट इज द सल्यूट, एंड इस सल्यूट को आप जिसमें डिसॉल्व करते हो दैट इज द सॉल्वेंट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू? सल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊँ तो सल्यूट वो है जो डिसॉल्व होता है। सो आप डेफिनेशन लिख सकते हो सल्यूट का, द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड, यानी कि यहाँ पर शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व हो गए, सो दैट इज द सब्सटेंस विच गेट्स डिसॉल्व्ड। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें डिसॉल्व होता है, सो द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सल्यूट or the substance in which the solute gets dissolved, that is basically the solvent। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ गया solute और solvent का। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ अबाउट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इस एक्टिविटी के लिए पता होना चाहिए। ये भी आई सपोज आपने पहले पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, reducing the concentration of a substance। अब ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ अचीव होगी बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ या इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझा होगा तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मेरे पास है एक बीकर, इस पर मैंने डाला 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, एंड इसमें मैंने डाला 10 grams ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वाटर और उसके अंदर मैंने डाल दिया है सॉल्ट। अब इसका मुझे अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट अगर मुझे कम करना है तो मैं कैसे करूँगी, मैं इसमें सॉल्वेंट की मात्रा यानी कि वाटर की मात्रा को बढ़ा दूँगी। तो डाइल्यूशन का मतलब यही होता है। यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल में क्या कर रही हूँ, मैं डाइल्यूशन ही करवा रही हूँ, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्यूट को कम कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस को कम कर रही हूँ। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बाय इट, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट इनटू इट। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे आपको बताना था बिफोर आई एक्सप्लेन यू द
एक्टिविटी 1.2। अब देखो एक्टिविटी 1.2 में क्या बोल रहे हैं, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट आई डोंट नो, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे या पहले आपने सुना होगा। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है ये भी समझ लो। पोटेशियम परमैंगनेट एक बेसिकली कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसका कलर होता है डार्क पर्पल, या इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एकदम डार्क पर्पल से लेकर ब्लैकिश कलर में होते हैं। एंड जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक डार्क पर्पल कलर्ड सोल्यूशन हमें देते हैं। एंड ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। आगे जाकर जब आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे एंड 12th में जाओगे, स्पेसिफिकली 11th में आप इसके बारे में बहुत पढ़ोगे कि इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसमें मैं भी नहीं जाऊंगी बिकॉज वो आपके सिलेबस का भी पार्ट ही नहीं है। बट आप ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है। जितना आपको इन्फॉर्मेशन पता होगा आपके लिए याद करना ईजी होगा। साइंस को कभी भी रटो मत, समझो तो ऑटोमेटिकली आंसर्स आप पेपर में लिख पाओगे, सही आंसर्स, ठीक है। लाइक दिस इज द वे यू स्टडी साइंस, ठीक है। सो टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मैंने आपको बताया एक केमिकल कंपाउंड होता है। एंड पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन, वो होता है KMnO4। अब ये क्या है, K मतलब होता है पोटेशियम, Mn मतलब होता है मैंगनीज, और O इज बेसिकली ऑक्सीजन। तो एक पोटेशियम, एक मैंगनीज एंड 4 ऑक्सीजन मिलकर बनता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो आपको लेना है बेसिकली 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच इज़ अ केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4 एंड ये वाटर में जाके पर्पल कलर्ड सोल्यूशन देता है। एंड आपको इसको डिसॉल्व करना है इन 100 ml ऑफ वाटर। Take out approximately 10 ml of the solution and put it in 90 ml of clear water. Take out 10 ml of the solution and put it in another 90 ml of clear water and keep diluting the solution like this 5 to 8 times. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं। Is the water still colored? अब यहाँ पर इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास फिगर भी है, तो इस फिगर को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया है 2 to 3 क्रिस्टल्स, ये है 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर, और इस क्रिस्टल्स को हमने इस 100 ml ऑफ वाटर में डाला। मैंने आपको बताया कि ये कैसा सोल्यूशन देगा, पर्पल कलर का सोल्यूशन देगा, तो इसने दे दिया पर्पल कलर का सोल्यूशन। ये हमारे पास आ गया एक 100 ml का सोल्यूशन। अब आपको इसमें से निकालना है 10 ml। इसमें से मैंने क्या निकाला, मैंने 10 ml निकाल लिया, और इस 10 ml को मैं डाल रही हूँ इन अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। 90 ml ऑफ नॉर्मल वाटर में मैं ये डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसके कंपैरिजन में इसका जो कलर है वो लाइट है, ठीक है। उसके बाद मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ। जब आप वापस करोगे तो आप देखोगे कि इसका भी जो कलर है वो और लाइट हो रहा है। जैसे जैसे आप ये प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे तो आप देखोगे, जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे तो आप देखोगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है, एंड इस वजह से जो कलर है वो भी कम होते जा रहा है। सो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर of the particles of matter, with every dilution, though the color becomes light, it is still visible. Potassium permanganate के इवन 2 से 3 क्रिस्टल्स में मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये एक्टिविटी हमें ये बताता है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, कि इतने बार 5 से 8 बार भी डाइल्यूशन करने के बाद इज द वाटर स्टिल कलर्ड? येस, द वाटर इज स्टिल कलर्ड, ठीक है। तो दिस एक्टिविटी शोज मी दैट इवन आफ्टर मल्टीपल डाइल्यूशंस, ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन आफ्टर मल्टीपल डाइल्यूशंस द वाटर विल स्टिल अपीयर लाइटली पर्पल। वाटर जो है वो स्टिल लाइटली पर्पल अपीयर करेगा। दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एंड इससे हम क्या कॉन्सेप्ट डिराइव कर पाते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर वेरी स्मॉल। Even after repeated dilution, the particles are still present. They are just less concentrated than before. Matter is made up of ऐसे particles जो divide हो सकते हैं, infinitely spread हो सकते हैं. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. ठीक है.
तो ये हो गया आपका एक्टिविटी. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो पेपर में क्वेश्चन आया तो यही एक्सप्लेनेशन लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. एंड जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो भी लिख देना. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड इमेजिनेशन. ठीक है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब मैटर क्या होता है हमें समझ गया. अब हम फोकस करेंगे ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है. तो देखो पहला चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये जब हमने पहला एक्टिविटी किया था, एक्टिविटी 1.1, इस एक्टिविटी में हमने देखा था राइट. इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जो सॉल्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है एंड वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है उसमें जाके उन गैप्स में एंड स्पेसेस में जाके वो फिलअप हो रहा है. सो ये ऑलरेडी वी हैव सीन इन एक्टिविटी 1.1. In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, that is nimbu pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. दूसरा जो हमारा, तो ये हमारा हो गया पहला प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है. इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको तीन एक्टिविटीज़ दी गई है आपके बुक में. एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5. तो ये तीनों एक्टिविटीज़ जो है ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं. ठीक है. तीनों एक्टिविटीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 1.3. एक्टिविटी 1.3 क्या बोल रहा है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक का मतलब क्या होता है, धूप, अगरबत्ती जो हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, आपको पता होगा धूप जो अगरबत्ती होता है उसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक. अब देखो क्या बोल रहे हैं, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, यानी कि एक बुझा हुआ, यानी कि जिसको आपने अभी तक जलाया नहीं है, एक ऐसे इंसेंस स्टिक को कॉर्नर में रख दो आपके क्लास के. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गेट, how close do you have to go near it so as to get its smell. अगर आपको इसका स्मेल लेना है तो आपको इंसेंस स्टिक के बहुत क्लोज जाना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज अभी उसमें कोई भी हीट नहीं है, हमने उसको अभी तक हीट अप नहीं किया है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अभी उतने मोशन में है ही नहीं कि हमें दूर से उनकी स्मेल समझ में आए. ठीक है. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, यानी कि उसको जलाओ. ठीक है, आग से उसको जलाओ केयरफुली. वॉट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? तो इसका आंसर आपका होगा येस, एंड इसका होगा वेरी क्लोज. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड देन आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है. सो इस केस में होता क्या है, जब इंसेंस स्टिक जो है वो अनलिट है, यानी कि उसको हमने नहीं जलाया है इस केस में, तब क्या होगा, द फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट मूविंग एक्टिवली, वो एक्टिव मोशन में नहीं है. सो द स्मेल डजंट स्प्रेड फार, इसीलिए उनका जो स्मेल है वो दूर दूर तक पहुंच ही नहीं रहा है. व्हेन यू लाइट इट, जब आप उसको लाइट करोगे तो क्या होगा, हीट होगा, फायर है तो हीट होगा. इस हीट की वजह से जो उसके पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा हाफ mv², उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो जो पार्टिकल्स है उनके आपस का जो स्पेस है वो भी, उनके आपस में जो मूवमेंट है, नॉट स्पेस सॉरी, जो मूवमेंट है वो भी बहुत फास्ट हो जाएगा. एंड वो एयर के, हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो मिक्सअप हो जाएंगे. एंड ये हवा के साथ मिक्सअप होने के बाद ऑटोमेटिकली स्प्रेड आउट हो जाएंगे थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द एयर पार्टिकल, जो हमने ऑलरेडी पिछले 2 एक्टिविटीज़ में पढ़ चुके हैं. एंड इवेंचुअली ये आपके नोज तक पहुंच जाएंगे. समझ में आया क्या हो रहा है?
वापस बता रही हूँ शॉर्ट में, जब इंसेंस स्टिक अनलिट है सो जो पार्टिकल्स है वो एक्टिवली मूव नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से उनका स्मेल लेने के लिए वी हैव टू बी वेरी क्लोज टू इट। लेकिन जब हमने उसको लाइट कर दिया है तो हीट जनरेट हुआ है, हीट जनरेट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया है बिटवीन द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स में मूवमेंट शुरू हो गया, ये एयर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके ये मिक्सअप हो गए, जिस वजह से ये इवेंचुअली अब आपके नोज तक रीच कर रहे हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनमें स्पेस है, जो हमने ऑलरेडी पिछले कुछ एक्टिविटीज़ में प्रूफ कर लिया है। एंड इस वजह से क्या होता है, अदर पार्टिकल्स उनमें आके मिक्सअप हो जाते हैं एंड उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 1.4। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें हम बेसिकली क्या बात करते हैं, हम कंपेयर करते हैं द मिक्सिंग स्पीड। यहाँ पर देखो जैसे इंसेंस स्टिक से जो धुआं निकल रहा था वो एयर में मिक्स हो गया। अब इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं अबाउट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। ठीक है, हम बात करते हैं अबाउट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अभी आपको नहीं है, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी आई होप यू ऑल आर अवेयर। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि किस स्पीड से जो पार्टिकल्स है वो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। मैं आपको ये एक्टिविटी समझाती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। आपको 2 बीकर्स लेने हैं पानी भर के। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. पहले बीकर में आपको क्या डालना है, पहले बीकर में आपको डालना है सपोज रेड इंक। आपने क्या डाल दिया, आपने डाल दिया रेड इंक। दूसरे बीकर में आपको क्या डालना है, आपको डालना है हनी। अब रेड इंक का जो डेंसिटी है, आपको पता है इंक इज़ वेरी लाइट, उसकी जो विस्कोसिटी है जिसको हम पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, गाढ़ापन। हम बोलते हैं ना कि खीर मुझे गाढ़ी ज़्यादा पसंद है या खिचड़ी मुझे लिक्विडी ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे खीर गाढ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी शुड बी थिक। ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे खिचड़ी लाइट पसंद है, इसका मतलब उसमें उसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट होनी चाहिए, लिक्विडी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो इंक है उसका जो आप कह सकते हो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत लिक्विडी है, तो वो हमारे पानी में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं हनी की, तो आपको पता है ना, जो शुद्ध हनी होता है, शुद्ध देसी हनी जो होता है, शहद, दैट इज़ वेरी थिक, वो बहुत गाढ़ा होता है। इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको बहुत टाइम लगता है पानी में डिसॉल्व होने के लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और कॉर्नर ऑफ द क्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप आप ये देखोगे कि जो इंक है वो धीरे धीरे ऑलरेडी स्प्रेड होना, मिक्स होना शुरू कर रहा है विद द वाटर ऑन इट्स ओन। एंड आफ्टर सम आवर्स आप देखोगे कि जो इंक है वो यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली जो है पानी के साथ मिक्स हो चुका है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। हनी डालने के बाद आप क्या देखोगे, हनी डालने के बाद इमीडिएटली बात तो आप देखोगे कि जो हनी है वो पानी के नीचे सेटल हो रहा है, एट द बॉटम ऑफ द बीकर इट गेट्स सेटल्ड। एंड क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी थिक है, इसीलिए इसका जो मिक्सिंग है, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन मतलब मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग, दैट इज़ वेरी वेरी स्लो। इसको कई घंटे भी लग सकते हैं, एक आधा दिन भी लग सकता है टू फुल्ली मिक्स ऑन इट्स ओन। ऑब्वियसली अगर मैं चम्मच से हनी को मिक्स करूँगी तो वो जल्दी होगा, लेकिन ऑन इट्स ओन उसको मिक्स होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या एक हम कंक्लूजन ला सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, एंड इंक के जो पार्टिकल्स है वो फास्टर मिक्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस लोअर डेंसिटी, वो इजीली मिक्स हो रहे हैं। हनी पार्टिकल्स जो है वो स्लो मूव कर रहे हैं ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड थिकनेस। ये प्रूफ क्या कर रहा है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है ये डिफरेंट रेट्स पर पानी में मिक्स हो रहे हैं। और यही जो हम तब से मिक्स बोल रहे हैं ना कि पानी में मिक्स हो रहे हैं,
इसी प्रोसेस को नाम एक दिया जाता है, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में भी बताना चाहूँगी क्योंकि हमने ये टच कर लिया है। तो ये एक्टिविटी से हम ये प्रूव करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं दे डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट्स। अब डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट्स का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़ का मतलब होता है स्प्रेड करना। सो डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, हमने इंक हम क्या कर रहे हैं? डिफ्यूजन करवा रहे हैं। तो इंक को हमने एक हाई कॉन्सेंट्रेशन जगह इंक के बॉटल से पानी विच इज़ अ लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया उसमें हमने डाला, एंड तब तक वो मिक्स करेगा अपने आप को जब तक वो इवनली कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट ना हो जाए। इसी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन आपको समझ गया। डिफ्यूजन इज बेसिकली, आप याद रखना, डिफ्यूजन के साथ MS, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। मिक्सिंग कहाँ से? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड स्प्रेडिंग कैसे? यूनिफॉर्मली। तो डिफ्यूजन के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया, MS, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। मिक्सिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, स्प्रेडिंग किस तरह से? यूनिफॉर्मली इवनली स्प्रेड आउट होकर। ठीक है, एंड डिफ्यूजन वही प्रोसेस होता है जिसमें हम विदाउट स्टर करेंगे, यानी कि नेचुरली वो खुद ब खुद मिक्स हो रहा है। यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम पेन से मिक्स करते, या सॉरी पेन नहीं, स्पून से मिक्स करते या कोई ग्लास रॉड से मिक्स करते तो प्रोसेस फास्टर हो जाता, लेकिन डिफ्यूजन में होता ही वही है कि उसको हमें ऑटोमेटिकली मिक्सअप करवाना है। समझ में आ गया? नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दीज 2 पेजेस, एंड इसी के साथ हमारा 1/5 चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ऐसे ही और 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एंड हर वीक में आई विल ट्राई टू पोस्ट 1 to 2 वीडियोस, एंड आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक्टिविटी देखो, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे एक्टिविटी से हम प्रूफ कर रहे हैं अबाउट टेम्परेचर, कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो मायने रखता है। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में टेम्परेचर मायने रखता है, ये हमें ये बताता है। तो ये तीनों जो एक्टिविटीज़ है ये कोई ना कोई पॉइंट बता रही है। जैसे 1.3 वाले में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हीटअप करने के बाद या टेम्परेचर में क्या होगा, ये भी टेम्परेचर बोल रहा है, ये भी टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है, ये टेम्परेचर ऑफ सल्यूट बोल रहा है, एंड ये बोल रहा है डेंसिटी एंड विस्कोसिटी पे। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में देखो क्या हो रहा है, हमारे पास है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, इनमें हम मिक्स करें या तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट इज बेसिकली CuSO4। ये क्या होता है? Cu इज कॉपर, S इज सल्फर एंड O इज ऑक्सीजन। तो एक कॉपर, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन को मिलकर बनता है आपके पास कॉपर सल्फेट, या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हो। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? एनी आइडिया? आप मुझे कमेंट्स में, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है पानी में, आपको वो लिखना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है पानी में? KMnO4 का मैंने आपको बता दिया, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने आपको बता दिया है पर्पल, बट दिस आई वांट द आंसर फ्रॉम योर साइड। अगले लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है। इसका मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इट इज़ वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड ग्लास इन द क्रिस्टल? व्हाट हैपन इन द ग्लास? व्हाट हैपन्स एट टाइम पासिस? व्हाट डज दिस सजेस्ट? एंड डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? तो बेसिकली इस पूरी एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको वो बताती हूँ। ये पूरी एक्टिविटी हमें क्या बताना चाह रहा है। इस एक्टिविटी को मैं अगर आपको थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर दूँ, तो इस एक्टिविटी में हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास है 2 बीकर्स, एक है आपके पास हॉट, एक है आपके पास कोल्ड। ठीक है, अब उसमें आपने डाल दिया क्रिस्टल ऑफ अ कंपाउंड, या तो आप कॉपर सल्फेट ले लो या आप पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हो। अब जैसे ही आपने उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, आपने लिया क्रिस्टल और उसको पानी के अंदर डाल दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? अ कलर्ड रीजन स्टार्ट्स फॉर्मिंग अबव द क्रिस्टल। क्रिस्टल के ऊपर आप देखोगे धीरे धीरे वेव्स के जैसे कलर्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि CuSO4 के लिए कलर आता है जो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, एंड KMnO4 के लिए पर्पल कलर आता है।
वॉट हैपन्स एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास होगा वो जो कलर है वो उसका डिफ्यूजन होगा, राइट। ये जो क्रिस्टल्स है इनका डिफ्यूजन होगा, ये प्रॉपरली क्या होने लगेंगे, एमएस। एमएस मतलब मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। तो ये स्लोली स्लोली स्प्रेड होने लगेगा इन द वाटर। अब हॉट वाटर में ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होने वाला है, कोल्ड वाटर में ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होने वाला है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? ये हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर? यस, इसका आंसर है एक बड़ा वाला यस, कि यस, कोल्ड वाटर में ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो होने वाला है, हॉट वाटर में ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्टर होने वाला है। अब डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर? येस, ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का दैट इज फास्टर इन हॉट वाटर। ये क्यों हो रहा है ये आपको लिखने के लिए आ सकता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पॉइंट्स में ताकि आप अपना आंसर लिख पाओ। देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ही है ना, मिक्सिंग, डिफ्यूजन, एमएस, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। तो मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग यानी कि मूवमेंट, तो मूवमेंट फास्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी तो फास्टर होगा ना। ये चीज़ अगर आपने पेपर में प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दी आपको आंसर मिल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ेगा तो उनका मूवमेंट फास्टर होगा, एंड उनका मूवमेंट फास्ट होगा तो उनका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो इसका आपका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, TKMD, TKMD, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा, डिफ्यूजन फास्टर। TKMD, 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 एंड डिफ्यूजन के लिए क्या है, MS, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। ठीक है, सो पार्टिकल्स of the solids and liquids are constantly moving, particles have spaces between them जिस वजह से वो मूव कर पाते हैं क्योंकि उसमें स्पेस होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा जिस वजह से डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। सो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको बता दिया। एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बढ़ेगा। क्या बोला, TKMD, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा, डिफ्यूजन फास्टर। ठीक है, सो इन द above three activities we observe that the particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types on their own is called diffusion. मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने आपको तभी पढ़ा दिया था, मैंने आपको पढ़ाया था ना लेक्चर के बीच में डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या होता है, MS, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, कैसे में, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में, एंड स्प्रेडिंग कब तक, ऑन इट्स ओन, जब तक ये यूनिफॉर्मली इवनली स्प्रेड अप ना हो जाए। ठीक है, सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इंटरमिक्सिंग होगा, इवनली होगा, खुद से होगा, इज कॉल्ड डिफ्यूजन फ्रॉम एन एरिया। ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू low concentration. We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happen? ये हमने already डिस्कस कर लिया है, TKMD. सो इसी के साथ हमारा जो पहला जो मेजर चंक है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी 1.2.3, दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विथ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे 3 स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आज दे दिया है। अगले क्लास में मैं आपको ये वाला प्रॉपर्टी बता दूंगी। तो आज हमने कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कि स्पेसेस होती है,
एंड दूसरा हमने पढ़ा था कि ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। तीसरा कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको पढ़ा दूंगी अट्रैक्शन वाला, एंड उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट लेक्चर में अट्रैक्शन वाला पॉइंट पढ़ेंगे एंड स्टेट्स ऑफ मैटर की शुरुआत करेंगे, एंड हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दिस इज माई एजेंडा। चैप्टर खत्म होने के बाद आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द नोट्स ऑन आइदर टेलीग्राम चैनल जो मैं बनाऊंगी, या फिर ऑन यूट्यूब का कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगी, जो भी मुझे कन्वीनियंट लगेगा। गूगल ड्राइव का लिंक आई विल पुट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा टीचिंग। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, या कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हो फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट। एंड जो मैंने होमवर्क दिया था, आज जो भी पढ़ा है उसको पढ़ लेना अच्छे से, प्लीज़ नोट्स बना लेना साथ साथ में, खुद के नोट्स से पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग। एंड उसके अलावा CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, वो कौन सा कलर शो करता है उसका मैंने आपको हिंट दिया है, उसका आंसर मुझे आपसे कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिनको एग्जाम्स में हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।